मूवी रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम कैप्टन फैंटास्टिक है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। वाशिंगटन के पहाड़ी जंगल में वेन कैश अपने 6 बच्चों बो डेविन, रेलियन, कीलियर, वेस्पर, जाया और नी के साथ रहते हैं। बच्चों के नाम उनके माता पिता द्वारा बनाए गए थे ताकि वे अद्वितीय हो सकें और दुनिया में किसी और के पास न हो। उनका समाज से कोई संपर्क नहीं है, वे सिर्फ प्रकृति के साथ सह अस्तित्व रखते हैं। उनकी माँ भी उनके साथ रहती थी, लेकिन उन्हें द्विध्रुवी विकार के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वेन अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं और उन्हें प्रौद्योगिकी या अमेरिकी प्रणाली पर निर्भर नहीं करते हैं। वह उन्हें सिखाता है कि शिकार कैसे करें, पौधों की पहचान कैसे करें, अपने पानी को कैसे शुद्ध करें और जो वे पकड़ें और बोएं उसे पकाएं। वे शारीरिक रूप से फिट और एथलेटिक रहने के लिए कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था रखते हैं और इसमें हथियारों का उपयोग करना और खुद का बचाव करना सीखना शामिल है। वेन उन्हें ये भी सिखाते हैं कि आलोचनात्मक तरीके से कैसे सोचा जाए। उन्हें पढ़ने के लिए उन्नत पाठ दिए जाते हैं और हर दिन उन पर उनका परीक्षण किया जाता है, जिससे उन्हें अपने और अपनी पत्नी के वामपंथी अराजकतावादी आदर्शों के बारे में पता चलता है, जिसने उन्हें पहले स्थान पर समाज को पीछे छोड़ दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रश्न कितने भयानक या जटिल हैं। वेन अपने बच्चों से कुछ भी नहीं छिपाते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों से भी नहीं, और बिना कोई विवरण छोड़े उन्हें मृत्यु और दुर्व्यवहार जैसी अवधारणाओं के बारे में समझाते हैं। जब बो डेविन अपने जीवन का पहला वर्ष पूरा कर लेता है तो वेन उसके माथे पर कुछ जानवरों का खून लगाता है और उसे जानवरों के अंगों में से एक को खाने के लिए कहता है, क्योंकि वह घोषणा करता है कि वह अंततः एक आदमी बन गया है। बाद में शाम को आग के चारों ओर पड़ने के बाद परिवार अपने वाद्ययंत्र निकालते हैं और नृत्य करते हुए कुछ खुश धुनें बजाते हैं। अगले दिन वेन और बो डेविन अपनी बस चलाकर शहर जाते हैं, जहां बो डेविन को अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बातचीत करने में परेशानी होती है, जबकि वेन अपनी बनाई हुई कुछ चीजें बेचता है। बो डेविन उनके पीओ बॉक्स की जांच करता है। वहां उसे उन विश्वविद्यालयों से बहुत सारे पत्र मिलते हैं जिनमें वह गुप्त रूप से आवेदन कर रहा था, और वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उन सभी में उसे स्वीकार कर लिया गया है। वेन अपनी बहन हापर को बुलाने के लिए एक बार में जाता है और अपनी पत्नी के बारे में समाचार मांगता है, और हापर केवल रो सकता है जब वह उसे सूचित करती है कि कल रात लेस्ली की उसके ही हाथों मृत्यु हो गई। जंगल में लौटने के बाद वेन ने अपने जीवन के प्यार का शोक मनाते हुए झरने के नीचे कुछ पल बिताए और फिर अपने बच्चों के पास लौटकर उन्हें यह वादा किया कि कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वे भी रोने लगे। दुख से क्रोधित होकर रेलियन ने चाकू उठाया और अपने पिता पर लगभग वार कर दिया, लेकिन कुछ भी बड़ा करने से पहले वह खुद को रोक लेता है और दीवार पर वार करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वह कोसता है और वेन को बताता है कि वह उससे नफरत करता है। उस रात वेन लेस्ली की वसीयत खोजने के लिए अपने पुराने कागजी काम देखता है। अगली सुबह बच्चों को अभी भी सामान्य प्रशिक्षण दिनचर्या से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे अपनी मां के अंतिम संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं। वेन अपने ससुर जैक को बुलाने के लिए शहर वापस जाता है, जिसने कभी भी उनकी जीवनशैली को मंजूरी नहीं दी है, और अब वेन को धमकी देता है कि यदि वह लेस्ली के अंतिम संस्कार में दिखाई देगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी अंतिम इच्छा की परवाह नहीं की जाएगी कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए और उसे दफनाया न जाए। इसके बाद लेस्ली की मां अबीगेल ने फोन उठाया और बताया कि वेन का अंतिम संस्कार 5 दिनों में न्यू मैक्सिको के उनके चर्च में होगा, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उसका आना कोई अच्छा विचार है। बच्चे ये सुनकर खुश नहीं हुए, लेकिन वेन ने उन्हें याद दिलाया कि गिरफ्तार होने का मतलब उनकी हिरासत खोना हो सकता है। पूरी रात सपने देखने के बाद लेस्ली वेन जागता है और देखता है कि उसके बच्चे तैयार हैं और अपनी मां को बचाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए वह उन्हें फिर से याद दिलाता है कि यह असंभव है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजता है। आज वे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जिसके दौरान रेलियन फिसल गया और उसके हाथ में चोट लग गई। हालांकि उसकी मदद करने या उसे सांत्वना देने के बजाय वेन ने उसे दर्द सहने के लिए मार्गदर्शन दिया और उसे याद दिलाते रहे कि ऐसे समय आएंगे जब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, और उसे ये जानने की जरूरत है कि उन अवसरों पर कैसे जीवित रहना है। एक बार जब प्रशिक्षण समाप्त हो गया तो वेन ने देखा कि बच्चों का मूड वास्तव में खराब है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि आखिरकार वे अंतिम संस्कार में जाएंगे। वे सड़क पर लंबे समय तक केवल सोने के लिए पार्किंग करते हैं या कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक के पास रुकते हैं। यात्रा के दूसरे दिन उन्हें पुलिस ने रोका, जो वेन के लाइसेंस और पंजीकरण की जांच कर रही थी। फिर बस में प्रवेश किया जब उसने देखा कि बच्चे स्कूल में नहीं हैं और आसपास बहुत सारी किताबें हैं। उसे डराने के लिए बो डेविन ने बताया कि उनकी होम स्कूलिंग भगवान की नजर में है, और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर वे एक ईसाई गीत गाना शुरू करते हैं। ये पुलिस के लिए उन्हें अकेला छोड़ने के लिए पर्याप्त है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे भीड़ों के झुंड के पास रुकते हैं, लेकिन बच्चे उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वे वहीं खड़े रहते हैं। चूंकि वे भूखे हैं, इसलिए वे एक भोजनालय में जाते हैं और भाई बहन संभवतः कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को आजमाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी
नहीं खाए थे, जैसे कि हॉट डॉग, पैनकेक और कोला, जिसे वेन जहर का पानी कहते हैं। ये देखते हुए कि मेनू में कोई वास्तविक भोजन नहीं है, वेन बच्चों को बिना ऑर्डर किए ले जाता है और वे इसके बजाय एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं। वहां वेन दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और जब बाजार में हर कोई उसकी जांच करने में व्यस्त होता है तो उसके बच्चे कुछ खाना चुरा लेते हैं और बिना ध्यान दिए वहां से भाग जाते हैं। उनमें से केवल एक ही वेन को एक नकली गोली देने के लिए पीछे रहता है, जिसे वह बेहतर महसूस करने का नाटक करने के लिए लेता है ताकि वह भी जा सके। बाद में वे जो चुराया था उसे खाने के लिए पास के एक पार्क में जाते हैं और वेन एक केक दिखाते हैं क्योंकि वे उन्नत नोम चॉम्स्की दिवस मनाएंगे, जो कि उन्होंने प्रसिद्ध दार्शनिक के नाम पर छुट्टी बनाई थी। वेन सभी के उपहारों के लिए हथियार लेकर आया है, लेकिन रेलियान खुश नहीं है। वह चाहता है कि वे सामान्य लोगों की तरह क्रिसमस मना सकें। उसके पिता उसे एक मामला पेश करने और एक अच्छा तर्क देने के लिए कहते हैं, लेकिन रेलियान इसके मूड में नहीं है और बस में लौट आता है। उनकी यात्रा अंततः उन्हें बेन की बहन के घर ले जाती है। हापा अपने पति डेव और अपने बेटे जस्टिन और जैक्सन के साथ रहती है, जो प्रसिद्ध ब्रांडों को न जानने के कारण भाई बहनों का मजाक उड़ाते हैं। रात के खाने के दौरान चीजें अजीब हो जाती हैं, क्योंकि जब संवेदनशील विषयों की बात आती है तो बेन पीछे नहीं हटता है और वह सब कुछ विस्तार से बताता है जो हापा और डेव नहीं चाहते कि उनके बच्चे सुने। वे बाहर जाते हैं और इस बारे में बहस करते हैं, इसलिए बेन अपने घर में जिस तरह से काम किया जाता है उसका सम्मान नहीं करने के लिए माफी मांगता है। फिर बच्चे भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि वे बगीचे में सो रहे होंगे, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि हापा ने उनके लिए मलबे का कमरा तैयार किया था। अगली सुबह हापा और डेव बेन से भिड़ते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने और वास्तविक दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, जिसके जवाब में बेन अपने लड़कों और जया को बुलाता है। हापा के बेटे ये जवाब नहीं दे सकते कि अधिकारों का बिल क्या है, लेकिन जया ये साबित कर सकती है कि उन्हें जो शिक्षा मिल रही है वह बिल्कुल ठीक है। कुछ ही समय बाद वे सड़क पर वापस चले जाते हैं और कई घंटों की यात्रा के बाद इस बार वे एक मोटरहोम कैंपिंग साइट पर विश्राम करते हैं। वहां बो डेविड की मुलाकात क्लेयर नामक उसकी उम्र की लड़की से होती है, जो सोचती है कि वह थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी उसे उससे बात करने में मजा आता है। बो डेविड ने उसे पेरिस से बताया कि उसके पिता एक किताब लिख रहे हैं और उसकी मां सरकार के लिए कुछ वर्गीकृत सामग्री पर काम करती है, लेकिन वह उनके द्वारा किए गए कई सांस्कृतिक संदर्भों को समझने में विफल रहता है। वे फिर भी संबंध बनाते रहते हैं, जिससे बो डेविड का दिमाग चकरा जाता है और जब क्लेयर की मां उन्हें ढूंढ लेती है तो वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक मार्मिक भाषण देने के बाद क्लेयर से शादी के लिए उसका हाथ मांगता है कि कैसे उसने उसके दिमाग और उसके क्षितिज को खोला। दोनों महिलाएं ये सोचकर हंस पड़ी कि वह मजाक कर रहा है और अपनी वैन में लौट गईं। अगले दिन बो डेविड उनके जाते समय खिड़की से उसे देखना बंद नहीं करेंगे। इतनी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे न्यू मैक्सिको पहुंच गए, इसलिए उन्होंने चर्च की पार्किंग में बस पार्क की और रात को वहीं सोए जहां बेन ने फिर से लेस्ली के सपने देखे। अगली सुबह परिवार ने अपने पास मौजूद सबसे अच्छे कपड़े पहने और अंतिम संस्कार के बीच में चर्च में प्रवेश किया, जिससे लेस्ली के माता पिता जैक और अबीगैल की बुरी नजर पड़ी। जब पादरी अपने भाषण के उस हिस्से में पहुंचता है जहां वह लेस्ली के पति और बच्चों का नाम लेता है, तो बेन उसे बीच में रोकने का मौका लेता है और अपना भाषण देता है। वह सभी को बताता है कि लेस्ली बौद्ध थी और संगठित धर्म से नफरत करती थी, इसलिए उसे इस विदाई से नफरत होगी और उसने अपनी इच्छा से अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। जबकि उसके प्रियजन गीत और नृत्य के साथ जीवन का जश्न मनाते हैं, तो उसकी राख को शौचालय में फेंक दिया जाना चाहिए। जैक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह बेन को बाहर खींचने के लिए सुरक्षा बुलाता है और बच्चे उसके साथ चले जाते हैं। एक बार जब सामूहिक प्रार्थना समाप्त हो गई तो जैक और अबीगैल बच्चों को नमस्ते कहने के लिए आए, लेकिन जैक ने बेन से कहा कि वह उसके परिवार के लिए सबसे बुरी घटना है और वह अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता, लेकिन बच्चे आ सकते हैं। बेन नहीं चाहता कि कोई उसके बच्चों को ले जाए, लेकिन वह कारों का पीछा करने के लिए उनके साथ बस में चढ़ जाता है ताकि कारों को उसकी पत्नी को दफनाने से रोका जा सके। बच्चे उससे ऐसा न करने की विनती करते हैं क्योंकि इससे उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वे उसे खोना नहीं चाहते जैसे उन्होंने अपनी मां को खो दिया है, इसलिए बेन उसे दे देता है और चला जाता है ताकि वे एक पार्क में डेरा डाल सकें। शाम को रेली और टेल्सबोर्ड डेव के साथ बेवकूफ बनाते हुए, और वह सोचता है कि बेन ने उनकी मां को पागल बना दिया है और वह खतरनाक है। वह भी रोना शुरू कर देता है क्योंकि वह अपने भाई को ये सोचने के लिए बुलाता है कि उनका जीवन अच्छा है और उनके पिता परिपूर्ण है। इससे बोआर्ड डेव को सोचने के लिए बहुत कुछ मिलता है, इसलिए वह अंततः अपना मन बनाता है और बेन को सभी विश्वविद्यालय स्वीकृति पत्र दिखाता है। वे येल, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, हार्वर्ड, डार्टमाउथ, एमआईटी, ब्राउन जैसे कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये सभी बहुत प्रतिष्ठित नाम हैं। बेन सोचता है कि यह प्रभावशाली है, लेकिन वह भी आहत है और वह इस तथ्य के बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा है और पूरे समय उसकी पीठ पीछे काम कर रहा है, जब तक कि बोर्ड डेव और उसे ये बताने के लिए बाधित नहीं करता कि यह उसकी मां थी जिसने उसे पहली बार आवेदन
करने में मदद की थी। रोता हुआ बोर्ड डेव और उसे बताता है कि वह वास्तव में किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है जब तक कि यह किसी किताब से नहीं आता है कि बेन ने उन सभी को पागल बना दिया है। और लेस्ली को समझ में आया कि बेन जवाब देने से पहले ही चला जाता है। नी आगे आता है और बेन को रेली से एक नोट देता है और उसमें लिखा होता है कि वह अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। बेन बच्चों के साथ बस लेता है और रेली को वापस लाने के लिए जैक के घर जाता है। लेकिन रेली और वह गुस्से में है और उस पर चिल्लाते हैं कि उसने उसकी माँ को मार डाला है। उसने उन्हें बहस करते हुए सुना था क्योंकि उसकी माँ कहीं और रहना चाहती थी और वह नहीं रहना चाहता था। और कमरे से बाहर रुकने के बाद बेन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसके सिर के पास तीर मारकर रुक जाता है। वह रेली के बारे में उन सभी चीजों को इंगित करना शुरू कर देता है जिन्हें वह अजीब या खतरनाक मानता है और कहता है कि वह स्कूल नहीं जाता है। उसे छुट्टी के दिन एक हथियार उपहार में दिया गया था। उसने बाजार से खाना चुराया था और उसने अपने हाथ को बुरी तरह से घायल कर लिया था। चोटों का तो जिक्र ही नहीं किया। जैक इसे बाल शोषण मानता है और बेन से कहता है कि वे जल्द ही बच्चों की कस्टडी को लेकर अदालत में उससे लड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए रेली वहीं रहेगी। चूंकि बेन अपने बेटे के बिना नहीं जाना चाहता, इसलिए जैक ने पुलिस को बुला लिया। इसलिए पकड़े जाने से पहले बेन घर से बाहर भाग गया। हालांकि वह अभी भी हार नहीं मानता है। झाड़ियों में छिपा हुआ बेन और बच्चे पुलिस के जाने का इंतजार करते हैं। फिर वह वेस्पर को खिड़की के माध्यम से अपने भाई को बचाने के लिए छत पर चढ़ने के लिए भेजता है। इससे पहले कि वह वहां पहुंचती, छत की एक टाइल टूट जाती है और वह पहले एक कार पर और फिर जमीन पर गिर जाती है। वेस्पर को अस्पताल ले जाया गया और कुछ परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने बेन को बताया कि उसे चोट लगी है, लेकिन शुक्र है कि मस्तिष्क को कोई क्षति नहीं हुई, बस उसका पैर टूट गया। हालांकि उन्होंने बताया कि यदि उसकी रीढ़ की हड्डी पर कुछ मिलीमीटर नीचे चोट लगती तो उसकी मृत्यु हो सकती थी या उसे पक्षाघात हो सकता था। जब वेस्पर ठीक हो जाता है तो परिवार जैक के घर पर रहता है और बेन देखता है कि उसके बच्चे वास्तव में अपने दादा के साथ कैसे अच्छा समय बिताते हैं। अबीगेल ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे कुछ पत्र दिए जो लेस्ली ने बेन के माता पिता से उसका इलाज कराने के लिए कहने से पहले लिखे थे। वे उसकी माँ से कहते हैं कि उसे अब उसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने और बेन ने रहने के लिए एक आदर्श जगह बनाई है जहां उसके बच्चे दार्शनिक राजा होंगे, और यह सब उसे बहुत खुश करता है, इसलिए वह वहां बेहतर रहना चाहती है, यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है। बेन ने बच्चों से कहा कि अब से वे अपने दादा दादी के साथ रहेंगे। बच्चे ने विरोध किया, लेकिन बेन अपने फैसले पर अड़ा रहा और उसने समझाया कि वह केवल उनका जीवन बर्बाद करेगा। जैक से उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहने और उससे हाथ मिलाने के बाद बेन रोते हुए बस में चला जाता है। जब वह कुछ खाने के लिए बाजार में रुकता है तो वह अपने जीवन में इस नए चरण की शुरुआत करने के लिए एक इलेक्ट्रिक रेजर खरीदने और अपनी दाढ़ी को आकार देने का फैसला करता है। अगली रात जब वह डेरा डाल रहा था तो उसके बच्चों ने उसे देखा जो दाढ़ी की कमी से आश्चर्यचकित थे। रेलियन ने उसे बताया कि वह वास्तव में उससे नफरत नहीं करता है, वह बस चाहता है कि उसने उनकी माँ की मदद की होती, और माफी मांगने से पहले बेन सहमत हो गया। चॉम्स्की को उद्धृत करने के बाद वे अंततः अपने पिता को अपनी माँ को बचाने के लिए मना लेते हैं। इसलिए परिवार अपनी बस से कब्रिस्तान की ओर जाता है, जहां बॉयडेविन अपने पिता की तरह अपना सिर मुंडवाता है। जब उनके जीवन में एक नया चरण आता है, कब्रिस्तान में उन्होंने अपनी माँ का ताबूत खोदा और कब्र को फिर से भरने के बाद, ताकि कोई यह न बता सके कि यह खाली है, वे लेस्ली को समुद्र तट पर ले जाते हैं, जहां एक मार्मिक भाषण के बाद वे उसका पसंदीदा गाना स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन गाते हुए उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे उसकी राख को शौचालय में फेंकने के लिए हवाई अड्डे पर जाते हैं, जैसा वह चाहती थी। फिर वे कहते हैं कि वे बोडेविन को अलविदा कह रहे हैं, जो दुनिया देखने के लिए विदेश जा रहा है। तब से बेन और उसके बच्चे शहर में एक छोटे से घर में रहने लगे। वह अभी भी उन्हें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है, लेकिन वह उन्हें अपनी विचारधाराओं और उनकी भलाई के बीच एक आदर्श मध्य बिंदु खोजने के लिए स्कूल जाने की अनुमति भी देते हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। पूर्ण विराम।